गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम हाई क्लास 10th सब्जेक्ट जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है उसका वीडियो पार्ट नंबर 2 आपके सामने उपलब्ध कराने जा रहा हूं। तो आप लोगों से एक बार फिर मैं कह देना चाहूँगा कि आप लोग जब भी लेक्चर देखें तो आप अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखें, जिससे कि जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगें तो आप उसे नोट कर सकें, जिससे कि आपको वो एग्ज़ाम टाइम आपके लिए हेल्पफुल बन सकें। और आइए हम इस चैप्टर में आपको अवगत कराएंगे हेडिंग्स के माध्यम से इसकी जानकारी। तो आइए, सबसे पहली हेडिंग आपको दी गई है जो कि आपके सामने दिख भी रही है, वो है खनिजों का वर्गीकरण। क्या है? खनिजों का वर्गीकरण मतलब खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। तो खनिजों का वर्गीकरण, इसके दो प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। जैसा कि आपको मैंने पिक में दिखाया है, खनिज किसमें डिवाइड है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो आइए मैं धात्विक खनिज के विषय में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। धात्विक खनिज में लौह धातु, जिसमें लोहे का अंश हो, वो लौह धातु कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट। और अलौह में क्या आ जाता है? तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ठीक है। अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर इत्यादि। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आपका आता है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें। इस प्रकार के आपका ये खनिजों का वर्गीकरण है। यदि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप ये डायग्राम बना के आते हैं तो आपका उस 6 नंबर में 6 नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए डायग्राम ज़रूर आप याद रख कर लें अगर खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। तो आइए मैं अब नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करता हूँ। धात्विक खनिज के प्रकार, जैसा कि आपने पढ़ा था, खनिज के प्रकार दो होते हैं, एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक। तो अब नेक्स्ट हेडिंग में जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो आपका दिया गया है धात्विक खनिज। कैसे खनिज? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या आता है? लौह खनिज एवं अयस्क, और सेकंड में आता है अलौह खनिज। ठीक है। लौह खनिज क्या है? आइए मैं इसके विषय में सबसे पहले आपको अवगत कराता हूँ। लौह खनिज एवं अलौह अयस्क क्या होते हैं? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट मैं आपको अवगत कराता हूँ लौह खनिज एवं लौह अयस्क के विषय में। ठीक है। लौह खनिजों को लौह अयस्क एवं मैग्नीज में विभाजित किया जाता है। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क भंडार हैं और सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? तो आप बताएंगे मैग्नेटाइट। क्या? मैग्नेटाइट। जैसा कि मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटाइट। ओके। यदि आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन बना पूछ लिया जाता है कि लौह अयस्क का सर्वोत्तम तत्व कौन सा है, तो आप बताएंगे मैग्नेटाइट, जिसमें से 70% से अधिक लोहांश पाया जाता है। इट मीन्स लोहा पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा 50 से 60% पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सा तत्व है जिसमें लोहे की मात्रा ओनली 50% से 60% पाई जाती है, तो आप बताएंगे हेमेटाइट। क्या बताएंगे? हेमेटाइट। ओके। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को नोट रखना है। और आइए मैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट्स से आपको अवगत कराता हूँ। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र एवं पेटियाँ क्या क्या हैं? तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। उड़ीसा, झारखंड पेटी। उड़ीसा से उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? उड़ीसा, झारखंड की पेटी से। ओके। अब सेकंड पॉइंट जो आपका दिया गया है, दुर्ग, बस्तर तथा चंद्रपुर पेटी। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, इसमें से क्या निकाला जाता है?
इस्पात बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है? किस मतलब इस्पात बनाने के लिए कौन सा गुण विद्यमान है? सर्वश्रेष्ठ गुण जो है विद्यमान है। ठीक है, अब नेक्स्ट के विषय में बात करता हूँ। अगली जो दी गई है, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु पेटी कुद्रेमुखी चट्टानें संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक हैं। और सेकंड जो दिया गया है लास्ट में पॉइंट है, महाराष्ट्र गोवा पेटी, यहाँ के लौह एक्स की गुणवत्ता निम्न कोटि की होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये थे आपके लौह खनिज एवं अलौह एक्स के विषय में। ठीक है, आइए मैं नेक्स्ट हेडिंग में आपको बताता हूँ अलौह खनिज क्या क्या होते हैं। तो अलौह खनिज की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट में कि अलौह खनिज क्या होते हैं, तो वर्गीकृत कीजिए, बताइए। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसकी डिफिनीशन होगी अलौह खनिज ऐसे खनिज जिसमें लौह तत्व नहीं पाए जाते हैं अलौह खनिज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका तांबा बॉक्साइट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए अलौह खनिज किसे कहते हैं तो आप बता देंगे ऐसे खनिज जिसमें लौह तत्व नहीं पाए जाते हैं अलौह खनिज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तांबा और बॉक्साइट आप दे देंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अलौह खनिजों का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु संशोधन, इंजीनियरिंग तथा विद्युत उद्योगों में होता है। अब मैं बात करता हूँ तांबे के विषय में। तो तांबे के विषय में क्या है इसकी जानकारी भी आपको मैं दे देता हूँ। इसका उपयोग बिजली के तार बनाने, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, तांबा अपने उत्कृष्ट विद्युत चालकता के गुण के कारण एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसमें विद्युत चालकता के गुण क्या होते हैं? अत्यधिक होते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का बालाघाट, झारखंड का सिंहभूमि और राजस्थान का खेतड़ी इसके लिए उत्पादक क्षेत्र हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तांबा का उत्पादक क्षेत्र बताइए। कभी कभी आपके मैप में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको एमपी का बालाघाट, झारखंड का सिंहभूम और राजस्थान की खेतड़ी याद रखनी है, क्योंकि इसके ये जो मेन उत्पादक क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ पर तांबा अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि तांबा का उत्पादक क्षेत्र बताइए, ऑप्शन में दे देगा आपका खेतड़ी और दो तीन ऑप्शन और होंगे जिसमें से आपका खेतड़ी सही होगा। यदि बालाघाट मिल जाए तो बालाघाट सही करेंगे, सिंहभूम मिल जाए सिंहभूम सही करेंगे, या इसमें मैप में आ सकता है तो आपको मैप भी दर्शाना होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बॉक्साइट के विषय में। तो आइए बॉक्साइट के विषय में जानकारी देते हैं आपको। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी था, बॉक्साइट ही एक ऐसा तत्व है जो चट्टानों के अपघटन से होता है, या आप कह सकते हैं विघटन से होता है। और इस पॉइंट में आपको उस विषय की जानकारी दे भी दी गई जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, एल्युमिनियम अपनी मजबूती और कम भार के लिए जाना जाता है। एल्युमिनियम अपनी मजबूती और कम भार के लिए जाना जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन, बिजली के सामान आदि के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। भारत में बॉक्साइट मुख्यतः अमरकंटक पठार, कहाँ? अमरकंटक पठार, मैकाले की पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो आप पॉइंट याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। और भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा है? ओडिशा, बॉक्साइट का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, तो आपका आंसर होगा ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। ठीक है, इसको उड़ीसा कहते थे, अब नाम इसका ओडिशा हो गया है। ठीक है, सा ऐसे लिखा हुआ है, लास्ट में ना दिख रहा हो आपको अगर। तो आइए अब मैं नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करता हूँ। इसमें से आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करते हैं। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? आपने जैसा कि खनिज के विषय में पढ़ा था, दो खनिज होते हैं, एक धात्विक होता है, एक अधात्विक। तो आइए मैं अधात्विक के विषय में बताता हूँ क्या है, इसके विषय में जानें। अधात्विक खनिज जैसा कि आपको पॉइंट में दिया गया है, अभ्रक और चूना पत्थर। तो आइए सबसे पहले अधात्विक खनिज क्या होते हैं इसके विषय में जानें।
इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसके गलने के पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं हो सकता है। इट मीन्स यदि अभ्रक गल गया तो इससे नया तत्व तो नहीं बन सकता है। चूना पत्थर जैसा गल गया तो उससे नया तत्व तो नहीं बन सकता है। इसीलिए ये सामान्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं, जैसे ग्रेनाइट अभ्रक। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ अभ्रक के विषय में। क्या है अभ्रक, जाने इसके उपयोग और कहाँ पाया जाता है। इसका विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अधिक उपयोग होता है। अभ्रक प्लेटों अथवा पत्रण क्रम के रूप में पाया जाता है, जिसे चादरों के रूप में आसानी से विभाजित किया जा सकता है। अभ्रक मुख्यतः काला, हरा, लाल, पीला, भूरा तथा अपारदर्शी होता है। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पठारी किनारा, बिहार व झारखंड की कोडरमा, गया हजारीबाग की पेटी, राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। किसके, अभ्रक के। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। क्वेश्चन कभी बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अभ्रक का उत्पादक राज्य बताइए सर्वश्रेष्ठ, तो आप बताएंगे झारखंड। क्या बताएंगे, झारखंड। कोडरमा खान इसकी बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखें, पिछली बार भी एग्ज़ाम में आया था और आगे आने वाले भी एग्ज़ाम में आता रहेगा, तो आप लोग इस पॉइंट को मत भूलें, इसको नोट ज़रूर कर लें। ठीक है, कौन सी, झारखंड की कोडरमा खान के विषय में बात हो रही है। ठीक है, और राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट अधात्विक खनिज के विषय में। जैसा कि आपको दिया गया है चूना पत्थर क्या होते हैं, आइए इसके विषय में जानें। चूना पत्थर अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि चूना पत्थर अधिकांश कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे अवसादी चट्टानों में। यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे इन दो चट्टानों के नाम। ठीक है, जो चट्टानों से बनते हैं। यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल होता है। सीमेंट जो बनाई जाती है उसमें चूना पत्थर जो है कच्चा मिलाया जाता है। ठीक है, यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपने चूना पत्थर के विषय में जाना और अभ्रक के विषय में जाना, ये आपके अधात्विक खनिज थे। ठीक है, और मैं आपको आगे इससे जानकारी देना चाहता हूँ। अभ्रक के विषय में आप समझ चुके हैं, चूना पत्थर जान चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग दी गई है, आइए मैं उसके विषय में आपको अवगत कराता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग जो दी है, खनन के खतरे। खनन के खतरे, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, खनन मीन्स होता है खोदना और खतरे तो आप अच्छे से परिचित हैं। तो आइए इससे क्या खतरे होते हैं। इसे निम्नलिखित कारणों से एक घातक उपयोग माना जाता है। इट मीन्स खनन को घातक उपयोग माना जाता है। नंबर 1 दिया गया है, खदानों के अंदर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण कार्य करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, जल भराव और छतों के गिरने की समस्या के कारण खदानों में जान जाने की संभावना बनी रहती है। नंबर 3 आपका दिया गया है, खदानों से निकलने वाले गारे, मतलब जो गारे रूप में निकलते हैं, श्रमिकों के श्वास व फेफड़ों संबंधी रोग की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये थे आपके खनन से खतरे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अति लघुत्तरी में कि बताइए खनन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए या किन्हीं कोई 3 कारण बताइए, तो आप ये 3 कारण बता देंगे। ठीक है, जैसा कि आपने समझ लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करता हूँ, खनिजों का संरक्षण। आइए मैं आपको इस हेडिंग से परिचित कराता हूँ। खनिजों का संरक्षण क्या है, इसके विषय में आप अच्छे से समझें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आप लोगों से। खनिजों को आर्थिक की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, जो खनिजों का खुदाई होती है, जो हमें उससे कच्चा माल प्राप्त होता है, उससे हम अच्छे चीज़ों का निर्माण करते हैं
और फिर उसे हम मार्केट में बेचते हैं, जिससे कि हमें आर्थिक लाभ होता है। इसीलिए खनिजों को आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मुख्यतः खनिज अनवीकरणीय होते हैं, मतलब इनका दोबारा नवीकरण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इनके संरक्षण की अति आवश्यकता है। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिजों, निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपटपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका बड़ी तेजी से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से बहुत कम है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमें वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं, उस प्रकार से खनिजों का दोबारा बनना उसी खदान में कम समय मिल रहा है या बहुत कम दर से हो रहा है, जिससे हमें एक ऐसा समय आएगा कि खनिज उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की बहुत मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है, मतलब बहुत ही कम समय तक टिकने वाले हैं। अयस्कों के लगातार उत्खनन से, मतलब खोदना लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ जाती है। ठीक है, पहले मान लीजिए 10 फीट पर मिल रहे थे, अब वो जाके 100 फीट पे चले गए, तो क्या हो गया, उसके खोदने में टाइम लगेगा और जिससे कि उसमें लागत बढ़ जाएगी। क्योंकि खनिजों को उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, हमें खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयत्न करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। साथ ही खनिजों के निर्यात में कमी, धातुओं के पुनः चक्रण को प्रोत्साहन देना, रद्दी धातुओं का उपयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना, ये आपके खनिजों का संरक्षण के विषय में आपके जो मेन पॉइंट थे मैंने बताए। आइए इसके जो मेन 3 पॉइंट्स हैं उसके विषय में आप समझ लें। पॉइंट नंबर 1 आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, खनिज संसाधन सीमित और गैर नवीकरणीय हैं, इसीलिए हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। नंबर 2, खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने पर इसको संरक्षित कर सकते हैं। और नंबर 3 जो आपका दिया गया है, संसाधनों की उपलब्धता के लिए धातुओं के पुनर्चक्रण, व्यर्थ धातुओं के प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापन उपायों पर बल देना, ये इसके संरक्षण के मेन 3 पॉइंट थे। तो आप लोगों को समझ में ये लेक्चर अच्छे से आया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। तो फिलहाल यदि आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप हमें SMS के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और आप लोगों के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोग अच्छे से रीडिंग करें। ओके।